हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। वाईफाई कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। तो जो कोई भी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देकर आ गए हैं या फिर जो कोई भी देने जाने वाले हैं, वो सभी को पता होगा कि रेलवे क्या कर रहा है। अभी एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के एमसीक्यू से प्रत्येक सीट में 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली उठा करके दे रहे हैं ना। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डेली एक चैप्टर करके एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनमें कौन कौन से प्रश्न बनेंगे। फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के 14 नंबर का चैप्टर है जिसमें है ऊर्जा के स्रोत। तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा ताकि रिवाइज आप कर सकेंगे वहां से आसानी से। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा अनवीकरणीय स्रोत है। देखिए, नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत क्या होता है। नवीकरणीय स्रोत वह स्रोत होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो नवीकरणीय स्रोत उसको बोलते हैं जिसका हम लोग एक बार उपयोग करने के बाद फिर से उसको हम लोग ऊर्जा के रूप में उपयोग कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं नवीकरणीय स्रोत। और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत वो होते हैं जिसको हम लोग एक बार उपयोग कर लेंगे तो फिर दोबारा हम लोग उपयोग नहीं कर सकते, तो वह होता है अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, तो ये समझ गए आप लोग। तो ऊर्जा के इनमें से कौन सा अनवीकरणीय स्रोत है। देखिए, लकड़ी जो है ना, लकड़ी ऑप्शन में दिया हुआ तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, ये एक नवीकरणीय स्रोत है। जब लकड़ी को जलाते हैं तो इससे कोयला बनता है, कोयला को हम लोग फिर से ऊर्जा के रूप में उपयोग कर सकते हैं, इसलिए लकड़ी एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, सूर्य तो हम लोग डेली इसका उपयोग कर रहे हैं ना, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो गया। पवन का भी हम लोग डेली यूज कर रहे हैं तो यह भी हो गया एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। लेकिन जीवाश्म ईंधन जो होता है, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ की बात करें, केरोसिन ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए या फिर कोई भी चीज़, तो इसको एक बार उपयोग करने के बाद फिर हम लोग दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए ये एक अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा होने का कारण यह है कि, देखिए समझने की प्रयास कीजिएगा कि अम्लीय वर्षा जो होता है उसका होने का दो ही कारण एक होता है, एक सल्फर का ऑक्साइड, ठीक है, और एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड। तो सल्फर की ऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड की वजह से अम्लीय वर्षा होता है। ठीक है, उसके बाद अब ऑप्शन में हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो सूर्य वायुमंडल की ऊपरी परतों को तप्त करना आरंभ करता है, ये गलत है। जीवाश्मी ईंधनों के जलाने पर वायुमंडल में कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड मुक्त करता है। जी हाँ, तो जैसे ही नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड मुक्त करेगा और यहाँ पर कार्बन बहुत ही कम होता है, तो कार्बन भी यहाँ पर दिया हुआ है तो इसको भी लेके चलिए। ठीक है, तो नाइट्रोजन सल्फर और कार्बन के ऑक्साइड अगर वायुमंडल में होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, अम्लीय वर्षा हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तापीय विद्युत संयंत्र में उपयोग होने वाला ईंधन है। अच्छा, तापीय विद्युत संयंत्र में सभी को पता होगा हम लोग किस प्रकार के ईंधन का उपयोग करते हैं, जीवाश्मी ईंधन का प्रयोग करते हैं ना। तो तापीय विद्युत संयंत्र में हम लोग जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई यूरेनियम सोच रहे होगा, लेकिन यूरेनियम नहीं होगा। ठीक है, तापीय विद्युत संयंत्र में हम लोग जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। जल विद्युत संयंत्र में क्या होता है, संचित जल की स्थिति ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। एकदम सही बात है, जो जल संचित रहता है उसमें कौन सा ऊर्जा स्टोर रहता है, स्थितिज ऊर्जा, और इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ये जल विद्युत संयंत्र का मतलब होता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। जल विद्युत संयंत्र में क्या होता है, संचित जल की स्थितिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है कि ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है। अंतिम स्रोत का मतलब वही हो गया कि जो खत्म हो जाए। ठीक है, जो कभी खत्म ना हो उसको बोलते हैं ऊर्जा का अंतिम स्रोत। तो ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा होगा। देखिए, जल भी खत्म हो जाएगा तो जल तो होगा नहीं, जल भी धीरे धीरे घटता है, और यूरेनियम जो है ये भी धीरे धीरे खत्म होते जाएगा, और जीवाश्म ईंधन ये भी धीरे धीरे क्या होगा, खत्म होते। लेकिन सूर्य जो है, सूर्य से जो ऊर्जा जो देता है, ये जो है अंतिम स्रोत है। ठीक है, क्योंकि ये जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऊर्जा के निम्नलिखित रूपों में से किसकी सहज सज्जा और उपयोग की प्रक्रिया में सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण होता है। तो किसके वजह से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है, नाभिकीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा या फिर भूतापीय ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा नहीं होगा, इसके वजह से तो सबसे ज़्यादा आपका पर्यावरण प्रदूषण होता नहीं है। साथ ही साथ अगर बात करें, सॉरी यहाँ पर जो दिया हुआ है आपका
कि सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो देखिए, नाभिकीय ऊर्जा से तो ज़्यादा होगा, तापीय ऊर्जा से भी ज़्यादा होगा, भूतापीय ऊर्जा से भी ज़्यादा होगा, लेकिन सौर ऊर्जा जो होता है, सौर ऊर्जा से सबसे कम प्रदूषण होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है? तो महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है? महासागरों में तरंगों द्वारा संचित ऊर्जा, महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर, महासागर में विभिन्न स्तरों पर दाब में अंतर, या महासागर में उत्पन्न ज्वार। तो इसका सही जो आंसर होगा वह होगा महासागर में विभिन्न स्तर पर जो टेम्परेचर में डिफरेंस रहता है ना, ताप की बात कर रहा है, टेम्परेचर ऊर्जा की बात कर रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होगा। तो महासागर में जो तापीय ऊर्जा है उसका कारण क्या है? महासागर में विभिन्न स्तर होता है, लेवल होता है, उसकी टेम्परेचर में डिफरेंसेस की वजह से महासागर में तापीय ऊर्जा होता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करने में प्रमुख समस्या यह है कि नाभिक को विखंडित कैसे करें, अभिक्रिया को सतत कैसे बनाएं, उपयोग के पश्चात ईंधन का सुरक्षित निपटारा कैसे करें, या फिर नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कैसे करें। तो देखिए, जो नाभिकीय ऊर्जा है उसका उपयोग करने का जो प्रमुख समस्या है वह है आपका कि उपयोग के पश्चात ईंधन का सुरक्षित निपटारा कैसे कर लें। कि उपयोग तो कर लेंगे, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग तो कर लेंगे, लेकिन उपयोग करने के पश्चात उसका जो है ईंधन का सुरक्षित निपटारा कैसे कर सकेंगे, ये समस्या है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा कि नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करने में उपयोग के पश्चात ईंधन का सुरक्षित निपटारा कैसे करें, यह समस्या है। ठीक है, उपयोग कर लेंगे लेकिन उपयोग के पश्चात ईंधन का सुरक्षित निपटारा कैसे करेंगे, वो आपका क्या है, समस्या है। सही ढंग से उसको हम लोग कैसे, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, सौर कुकर का कौन सा भाग पौध घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? बॉक्स के भीतर काली परत, दर्पण, कांच की सीट, सौर कुकर का बाहरी आवरण। तो आप लोग को पता होगा इसका सही आंसर क्या, कांच की सीट हो जाएगा। ठीक है, कि सौर कुकर का कौन सा भाग पौध घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? पौध घर प्रभाव की ये मतलब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात कर रहा है यहाँ पर। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, एक कांच का सीट लेते हैं, है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बायोगैस मुख्य अवयव है, बायोगैस का मुख्य अवयव सभी को पता होगा क्या है, मीथेन। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया। पवन चक्की की उत्पन्न ऊर्जा क्या होती है? पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा वर्षा ऋतु में अधिक होती है, क्योंकि नम वायु होने पर पंखुड़ियाँ से वायु का अधिक द्रव्यमान टकराता है। ये बात गलत है एकदम। मीनार की ऊंचाई पर निर्भर करता है, ना, ये भी गलत है। पवन के वेग पर निर्भर करता है, ये बात सही है। उसके वेग किस हिसाब से कितना होगा, उसी हिसाब से उसका ऊर्जा भी उत्पन्न होगा। जितना ज़्यादा वेग उतना ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगा, है ना। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में है कि सही प्रकथन को चुनिए। सूर्य को ऊर्जा के अक्षय स्रोत के रूप में लिया जा सकता है। एकदम सही बात है और यही आंसर आपका हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सूर्य एक अक्षय ऊर्जा है, इससे बहुत कम प्रदूषण फैलता है और साथ ही साथ लंबे समय तक, यानी कि इसका जो एनर्जी है खत्म होने वाला नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, किसी जल विद्युत शक्ति संयंत्र में अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है यदि जल अधिक ऊंचाई से गिराया जाए, क्यों? ऐसा क्यों होगा? देखिए, कहता है कि कोई भी जल विद्युत संयंत्र जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें बोलता है कि अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर उत्पन्न की जा सकती है यदि जल को अधिक ऊंचाई से गिराया जाए। तो अधिक ऊंचाई से अगर जल को गिराते हैं तो हम लोग को ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इससे जल के ताप में वृद्धि होती है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थितिज ऊर्जा उपलब्ध होती है, ऊंचाई में वृद्धि होने पर जल में विद्युत की मात्रा बढ़ती है, जल के अधिक गुण आयनों में वियोजित हो जाती है। तो देखिए, इसका सही आंसर ये सब नहीं होगा कोई, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें क्या होता है, जब विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, जितना अधिक ऊंचाई से हम लोग गिराएंगे ना, देखिए हम लोग स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या जानते हैं, mgh, स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू mgh, और h का मान जितना बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा ऊंचाई से गिराएंगे उसका स्थितिज ऊर्जा का मान भी उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक पावर ज़्यादा उत्पन्न होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए, पवन शक्ति के संदर्भ में असत्य प्रकथन का चयन कीजिए। खुले स्थानों पर न्यूनतम पवन ऊर्जा की अपेक्षा की जाती है, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पवनों की स्थितिज ऊर्जा पवन शक्ति का स्रोत होती है,
पवन चक्की के पंखुड़ियों से टकराने वाली पवनें पवन चक्की में घूर्णन उत्पन्न करती है। इस प्रकार प्राप्त घूर्णन का उपयोग किया जा सकता है। पवन चक्की की पंखुड़ियों के घूर्णन की ऊर्जा के उपयोग की एक संभावित विधि विद्युत जनरेटर के टरबाइन को घुमाना है। तो देखिए ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। यहाँ सही बता रहा है ये चीज़ की मतलब सॉरी यहाँ पर जो है बोला गया है आपका पवन शक्ति जो है पवन शक्ति के संदर्भ में असत्य प्रकथन का चयन कीजिए। तो खुले स्थानों पर न्यूनतम पवन ऊर्जा की अपेक्षा की जाती है, ये बात सही है आपका। उसके बाद है आपका कि अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पवन की स्थितिज ऊर्जा पवन शक्ति का स्रोत है, ये बात गलत है। पवन शक्ति का स्रोत क्या होता है? पवन शक्ति का स्रोत होता है गतिज ऊर्जा, न कि स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका असत्य दिया हुआ है, जिस वजह से यही आपका ऑप्शन का आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। निम्नलिखित में असत्य प्रकथन का चयन कीजिए, फिर 15 नंबर में दिया हुआ है। हमें अधिक वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि पर्यावरण शुद्ध हो तथा जैव ईंधन भी प्राप्त हो, ये बात सही है एकदम। तो ये आंसर नहीं होगा। जब फसलों वनस्पति के अवशिष्टों आदि का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटन होता है तो जैव गैस उत्पन्न होता है, ये बात भी सही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। जैव गैस का प्रमुख अवयव एथेन है, सॉरी जैव गैस का जो प्रमुख अवयव है ये मीथेन होता है, तो ये कथन गलत है, जिस वजह से यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी आपका ऊर्जा के स्रोत से 15 एमसीक्यू थे यहाँ पर हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, और अगला आप देखते हैं कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।